हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नाइस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओ लेवल M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के इस इम्पोर्टेंट MCQ की सीरीज में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये है पार्ट 4 क्लास का। इसमें हमारा आज 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपने इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं, अगर उनको देख लिया हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें हमने 150 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। और ये है पार्ट 4, इसके अंदर आज हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ आज इस वीडियो को कंप्लीट करने पे हमारा चैप्टर 1 भी फिनिश्ड हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में जाके आप थ्योरी क्लास देखें पहले, फिर आप चैप्टर ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक देखें। तब आपको पूरे चैप्टर के थ्योरी के कॉन्सेप्ट एंड MCQ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। आपको जो कंटेंट मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द प्रोग्राम स्टोर इन रोम, पी रोम एंड ईपी रोम आर कॉल्ड। जो प्रोग्राम हमारा रोम के अंदर या पी रोम के अंदर या ईपी रोम के अंदर स्टोर होता है, वो क्या कहलाते हैं या उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रोम क्या होता है। रोम एक प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, जिसके अंदर हम परमानेंटली डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। रोम की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। अब रोम जो आते हैं ये कई तरह के आते हैं। पहला आता है हमारा यहाँ पे पी रोम। अब पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूं प्रोग्रामेबल, बाकी आपका ये लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, है ना। फिर एक आते हैं ईपी रोम्स। ईपी रोम्स के अंदर E4 होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए, इसके अंदर इरेजेबल के अंदर क्या होता है कि आप एक बार इसको इरेज भी कर सकते हैं, दोबारा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी जो होती है ये एक बार, केवल एक बार फर्म के द्वारा ही क्या होता है, इसमें डेटा स्टोर कर दिया था। और ये वाला जो प्रोग्राम है इसको एक बार आप प्रोग्राम कर सकते हो, इसमें दोबारा से इरेज करके डेटा को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जो इनके अंदर रोम के अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम स्टोर होता है वो कहलाता है फर्मवेयर। क्या कहलाता है? फर्मवेयर। अब फर्मवेयर का क्या मतलब है? देखिए, फर्मवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करा है, जिस कंपनी ने, जिस फर्म ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, यानी कि बनाया है, उसी कंपनी ने उस समय इसके अंदर जो भी प्रोग्राम हमारा क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, वो कहलाएगा फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। माउस इज ऑल्सो नोन एज। माउस को हम और किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, जो मैंने थ्योरी की क्लास पढ़ाई थी, ठीक है, उस थ्योरी की क्लास में माउस के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको हर एक चीज के बारे में बताया है कि माउस के पास जो होते हैं 2 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट बटन और एक होता है हमारा राइट बटन। ठीक है। एक इसमें स्क्रॉल व्हील होता है जो पेजेस को स्क्रॉल करने के काम में आता है, ये वाला स्क्रॉल व्हील बोलते हैं इसे। ठीक है। और इसके अंदर जो है ऑप्टिकल लाइट होती है, या लेजर लाइट कह सकते हैं आप, ऑप्टिकल लाइट निकलती है नीचे। ठीक है। अब माउस क्या है? बेसिकली माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमारे, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करना चाह रहा हूँ या कहीं पे भी क्लिक करना चाह रहा हूँ, वहां पे इनपुट दे सकते हैं क्लिक करके। अब इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी इसे जानते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है कि आप जहां पर भी चाहे, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पॉइंट कर सकता हूँ, यहाँ पॉइंट करना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसे आप दूसरे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ OMR। अब OMR क्या होता है? देखिए, OMR होता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको एक OMR शीट भरने को मिलती है। ठीक है, वो कौन सी शीट होती है?
OMR शीट होती है। अब इस शीट पे आपको क्या करना होता है, इस तरह के गोले बनाने होते हैं। जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, उस पे आपको ब्लैक पेन से, है ना, या ब्लू पेन से आपको क्या बनाने होंगे, ये गोले बनाने होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, मार्क कहते हैं या ऑप्टिकल मार्क कहते हैं, ठीक है। अब इन मार्क को जब रीड करने वाली कोई ऐसी मशीन होगी जिनके द्वारा इनको रीड किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, OMR। तो इसकी सही फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, या इसको हम जो OMR होता है रीडर की जगह हम कभी कभी क्या रिकग्निशन भी यूज कर लेते हैं। तो इसका सेकंड आंसर सही है बी, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन या रीडर। आप यहाँ पे रीडर भी वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज कर रहा है इन मार्क को, ये इनको रीड कर रहा है, तो उसको समझ में आ रहा, ठीक है। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है, अ पॉइंट ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। एक पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है, तो ये एक पॉइंट जो मॉनिटर के ऊपर लगा है, इसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन पर जो भी दिखाई देता है, ठीक है, स्क्रीन पर आपको जो भी दिखाई देता है वो क्या होता है, एक पिक्सल होता है। क्या होता है, पिक्सल होता है। और पिक्सल की फुल फॉर्म होती है पिक्चर एलिमेंट। क्या होती है, पिक्चर एलिमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे मॉनिटर पर एक डॉट दिखाई देता है या पॉइंट दिखाई देता है, उसे हम पिक्सल कहते हैं, पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। जो हमारे पास फर्स्ट मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब है जो हाथों से या मैकेनिकली चलता हो, मतलब इसमें लाइट नहीं दी जाएगी। अगर लाइट होती तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिकली, ठीक है, लाइट अगर दी जाती तो ये कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रिकली। लेकिन ये कैसा अभी मैकेनिकली है, मैनुअली चल रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैलकुलेटर अगर बात हो रही है, तो कैलकुलेटर जो बनाया था वो बनाया था हमारा ब्लेज पास्कल ने। किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने फर्स्ट कैलकुलेटर डिवाइस बनाई थी। इन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रखा था पास्कल कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल इसके इन्वर्टर, क्या रखा था इसका, पास्कल कैलकुलेटर, ठीक है। इसका राइट आंसर है ब्लेज पास्कल। ALU स्टैंड फॉर, यानी कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, A4 होता है हमारा अर्थमेटिक, L4 होता है हमारा लॉजिक, और U4 होता है इसके अंदर यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन हमारा दिख रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 157। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज डिवाइस। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड स्टोरेज डिवाइस है। अब स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। किसको स्टोर करके रखते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए जिन डिवाइसेस का आप यूज करते हैं उसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा कि वैलिड कौन सी है, यानी कि मान्य कौन सी है। तो देखो, आप CPU के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो, नहीं। क्यों, CPU क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, ये उसको स्टोर नहीं करता। कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड डेटा को इनपुट करता है, ठीक है, ये भी स्टोर नहीं करता है। तो ये भी हमारी स्टोरेज डिवाइस नहीं हुई, है ना। ट्रैक बॉल क्या करती है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस का काम करती है ना, हमारे एक पॉइंट को इधर से उधर ले जाने का। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है, ये भी डेटा का इनपुट करती है, पॉइंट करती है। पेन ड्राइव में क्या करते हैं, हम अपने गाने वीडियो वगैरह को स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइस का जो टाइप है वो है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को शॉर्ट में हम कहते हैं PD, पेन ड्राइव। और ये किस टाइप की मेमोरी होती है, ये होती है हमारी फ्लैश मेमोरी। कैसी मेमोरी होती है ये, फ्लैश मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। देखिए, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट छिपा होता है। यहाँ पे दिया हुआ है नोट, है ना, और पूछा है इज, यानी कि इसके अंदर कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आप फिलो फिलो में, ठीक है, क्या लगा दोगे कि प्रिंटर एक जो है हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। आप लगा दोगे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस, क्योंकि यहाँ पे तीन जो दी गई हैं ये इनपुट डिवाइस है, ये तीन इनपुट डिवाइस दी गई हैं। और एक जो है प्रिंटर, ये कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है।
तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, कहीं आप ये देख के ना लगा दो कि विच इज द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस, क्या भाई इनपुट डिवाइस कौन सी है, सर ने बताई थी कीबोर्ड होती है इनपुट डिवाइस, तो लगा दो। लेकिन इसमें पूछा है कि नहीं है ना, नोट का मतलब है नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर जो है ये क्या होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है, इसलिए ये क्या होती है, इनपुट डिवाइस नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी, यानी कि कौन सा मान्य नहीं है, इनवैलिड का मतलब है मान्य नहीं है या गलत है ना, अमान्य है ना, मान्य नहीं तो अगर हम हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, अमान्य, जो वैलिड नहीं है। तो कौन से टाइप की मेमोरी वैलिड नहीं है, देखिए रैम एक वैलिड मेमोरी है, रोम ये भी एक वैलिड मेमोरी है। अब रैम कैसी है, ये प्राइमरी मेमोरी तो है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का टाइप है, ये प्राइम मेमोरी टाइप है, और इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है रैम को। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो होता है ये भी प्राइमरी का टाइप है, लेकिन ये नॉन वोलाटाइल है, ये कैसा है, नॉन वोलाटाइल, मींस इसके अंदर जो डेटा होगा वो कैसा होगा, परमानेंट सेव रहता है जब तक आप डिलीट नहीं करते हो। अच्छा, पी रैम नाम का प्रोग्रामेबल रीड एक्सेस मेमोरी ऐसा नहीं है, पी रोम होता है, ठीक है, पी रैम नहीं होता। तो ये जो है हमारा अमान्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये इस टाइप की कोई मेमोरी नहीं है। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये होती है हमारे पास। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन ये अमान्य है, तो इसमें पूछा है कि इनवैलिड टाइप कौन सा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के सिस्टम के पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, इसमें पूछा कौन सा घटक नहीं है, कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। स्टेपर मोटर मेमोरी, मेमोरी भी होती है। अब स्टेपर मोटर क्या है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होता। प्राइमरली स्टेपर मोटर का सिस्टम का यूज प्रिंटर में करते हैं, है ना, पेपर वगैरह को चलाने के लिए। रोबोटिक्स में यूज किया जाता है, रोबोट की आर्म्स वगैरह को हिलाने डुलाने, पैर वैर का मूवमेंट के लिए, है ना। कंप्यूटर में इसका यूज नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस। इसमें पूछा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो देखिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। वीडीयू होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, ये भी क्या होती है हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, ये भी आउटपुट डिवाइस है हमारी। लेकिन स्कैनर जो है ये हमारी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, स्कैनर क्या करता है, यहाँ पे आप कोई भी एक फोटो रखेंगे, ठीक है, इसके बाद में इसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर करा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं 5 मिनट में फोटो तैयार, फोटो से फोटो तैयार, या आप कोई एग्जाम का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपने अपना फोटो यहाँ पे रखना है, सिग्नेचर रखना है, उसको क्या कर लेना है, स्कैन कर लेना है। तो स्कैन करके हम बाहर की चीज को कंप्यूटर के अंदर लेके आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज इनपुट डिवाइस, ओके। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस में स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर, जॉयस्टिक का यूज हम किस लिए करते हैं। तो देखिए बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसका जो यूज है हम वो गेमिंग के लिए करते हैं जॉयस्टिक का यूज। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर हमारा राइट आंसर है गेमिंग के लिए। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए जो सीपीयू है, सीपीयू किन किन चीजों से मिलके बना होता है। बेसिकली सीपीयू के अंदर तीन चीजें होती हैं, तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है हमारा सीयू, तीसरा होता है हमारा एमयू। अगर हम एमयू वाले पार्ट को हटा दें, क्योंकि ये अलग से लगाया जाता है मेमोरी जहां पे हम डेटा को स्टोर करेंगे, तो सीपीयू के अंदर दो पार्ट होते हैं, एएलयू एंड सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट इज द, इन दोनों पार्ट से मिलके हमारा सीपीयू बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए नॉन वोलेटाइल का मतलब है स्थिर मेमोरी,
स्थिर का मतलब है परमानेंट मेमोरी, जो लाइट भागने पे भी जिसका डेटा स्टोर रहे। तो रैम जो होती है ये तो वोलाटाइल होती है। रैम कैसी होती है? वोलाटाइल होती है। इसका मतलब है ये अस्थिर होती है। इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो कैसा होगा? टेम्परेरी होगा। अगर लाइट भाग गए तो इसके रैम के अंदर जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ई रैम होती नहीं है कोई। रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलाटाइल है। इसके अंदर जो भी डेटा है वो परमानेंटली क्या रहता है? सेव रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोम। सी आंसर सही है हमारा रोम। रोम इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसके अंदर डेटा हमेशा परमानेंटली सेव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 165। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? मेमोरी को मापने के लिए कौन सा मान्य या वैलिड उसका जो है नापने का यूनिट है? यूनिट मतलब होता है इकाई। मेजरमेंट हो गया मापने के लिए, तो जीबी में भी आप नाप सकते हैं, एमबी में भी नाप सकते हैं, केबी में भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ही मेमोरी को नापने के वैलिड मेजरमेंट यूनिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन उसको इंटरप्रेट करता है, समझने की कोशिश करता है? तो सीपीयू इज या सीपीयू कैन इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सीपीयू ही जितने भी हमारे निर्देश होते हैं उनको इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट भी करता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना, और इंटरप्रेट का मतलब होता है उसकी व्याख्या करना या एक्सप्लेन करना या उसको समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के जो कौन सा यूनिट है जो कंट्रोल करता है पूरे ऑपरेशन को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, सीपीयू के? तो देखिए यहाँ पे ये सीयू यूनिट ही कंट्रोल यूनिट है ना। कंट्रोल यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, पूरे सीपीयू के ऑपरेशन को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली इनपुट डिवाइस से इनपुट लेके आता है, इसे सीपीयू के पास लेके जाता है, यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद इस डेटा को फिर से आउटपुट डिवाइस के पास भेज देता है। ठीक है, यहाँ से इनपुट लाने का काम, सीपीयू में प्रोसेस कराने का काम, और बाद में आउटपुट तक ले जाने का काम, उन सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम सारा के सारा सीयू का होता है, कंट्रोल यूनिट का। व्हाट इज द मीन बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर? देखिए, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स का क्या मतलब होता है? डेडिकेटेड का मतलब होता है कि किसी मतलब एक खास पर्सनल तरीके से अलग से दिया गया कोई चीज है, डेडिकेटेड है ना। जैसे आपने बहुत से सुना होगा कि कोई फिल्म आती है तो क्या ये मेरी जो फिल्म है या ये जो किताब है डेडिकेटेड है मेरे, है ना, माता पिता को समर्पित है। तो किसी कंप्यूटर, किसी को हमने एक बंदे को समर्पित कर दिया, डेडिकेट कर दिया, तो इसका मतलब होता है विच इज यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली, या विच इज असाइन वन, किसी एक बंदे को हमने असाइन कर दिया और किसी एक काम के लिए उसे हमने डेडिकेट कर दिया। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं? प्रिंट निकालते हैं। तो आपका वो एक प्रिंटर के लिए डेडिकेटेड है, केवल वहां पे आप क्या करेंगे? उसमें प्रिंट निकालेंगे। ना आप उसके अंदर गाने सुन सकते हैं क्योंकि उसमें आपने ना तो इंटरनेट दिया है, ना ही आप उसके अंदर कुछ काम और कर सकते हैं। तो केवल और केवल वो डेडिकेटेड टास्क के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 169। कोबोल इज एन एक्रोनियम फॉर, यानी कि कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए, कोबोल की फुल फॉर्म होती है सी फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसमें कॉमन बिजनेस है ना, सी फॉर कॉमन, बी फॉर बिजनेस, ओ फॉर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जब, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज आई थी, तो उस जमाने में ये बिजनेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कोबोल लैंग्वेज को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 170। इसके अंदर देखते हैं क्या है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है अलावा, कि निम्नलिखित में सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइस हैं। इसके अलावा किसके? एक डिवाइस ऐसी है, ठीक है, जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो देखो, हार्ड डिस्क क्या है? हमारी स्टोरेज डिवाइस है। इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। फ्लोपी डिस्क भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इसके अंदर भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं। सीडी ड्राइव भी हमारी कैसी है? स्टोरेज डिवाइस है।
लेकिन जो प्रिंटर जो है ये क्या है, ये प्रिंटिंग डिवाइस है, इसके अंदर डेटा को सेव नहीं रखा जाता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या प्रिंटर के अलावा, ठीक है इस क्वेश्चन को समझेंगे, प्रिंटर के अलावा ये जितनी भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सभी क्या है, स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। हार्ड डिस्क, फ्लोपी डिस्क एंड सीडी रोम। प्रिंटर क्यों नहीं है स्टोरेज, क्योंकि ये प्रिंट करता है, ये प्रिंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक दैट वी यूज। अगर हमें किसी भी, है ना, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चेक करनी हो तो हम माउस की कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अब देखिए माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक होता है राइट। तो जो लेफ्ट बटन है ये हमारा जो काम करता है ये क्लिक करने का काम करता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का काम करता है, उसको पॉइंट करने का काम करता है। लेकिन जो राइट क्लिक है, राइट क्लिक अगर आप करेंगे, ठीक है, तो ये राइट क्लिक क्या करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को आपको दिखाता है। प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम जो यूज करते हैं वो किसका करेंगे, राइट क्लिक का यूज करेंगे। तो राइट क्लिकिंग जो है टेक्निक माउस की, वो हमें प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने का मौका देती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 172, विच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा बेसिक काम नहीं है, फंक्शन का मतलब है यहाँ पे काम से, क्या कौन सा बेसिक काम नहीं है। ये डेटा को स्टोर करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है, ये काम है इसका। ये इनपुट को एक्सेप्ट करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। ये प्रोसेस करता है डेटा को, बिल्कुल करता है। ये कॉपी करता है, कॉपी भी करता है। लेकिन मेन काम है ना, ये मेन काम नहीं है कॉपी करना। सबसे मेन काम है इसका डेटा को प्रोसेस करना। क्या करना, डेटा को प्रोसेस करना। अब यहाँ पे पूछा गया नोट अ बेसिक काम, तो नोट अ बेसिक में आपको लगाना है कॉपी टेक्स्ट, क्योंकि ये एक इसका काम तो है लेकिन ये इसका बेसिक काम नहीं है, ये एक इसका सेकेंडरी काम है। क्या आप इससे टेक्स्ट की कॉपी भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ स्टोरेज मीडियम। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडियम नहीं है। तो देखिए हार्ड डिस्क भी है, फ्लैश ड्राइव भी है, डीवीडी भी है। स्कैनर क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस होती है, ये बाहर से कंप्यूटर के अंदर, है ना, स्कैन करके डॉक्यूमेंट को लेके आता है। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, या किसके द्वारा उसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये है जेबी एटनासॉफ, इनके द्वारा पहला कंप्यूटर जो था वो बनाया गया था। अब यहाँ पे एक नाम आ रहा, सेमोर किरे। अब सेमोर किरे ने भी बनाया था, लेकिन इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर बनाया था फर्स्ट, यानी कि जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो सेमोर किरे ने बनाया था। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जेबी एटनासॉफ्ट ने बनाया था। अच्छा बिल गेट्स ने क्या बनाया, बिल गेट्स ने जो बनाया है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया। किसको बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये क्या है, फाउंडर है बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैथोड रे ट्यूब इज अ फॉर्म ऑफ। कैथोड रे ट्यूब जो होती है ये हमारी सीआरटी मॉनिटर के अंदर आती थी। ये जो सीआरटी मॉनिटर होते हैं पुराने जमाने में टीवी की तरह आते थे, इनके अंदर यहाँ पे देखिए ये कैथोड रे ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब बोलते हैं इसे बेसिकली। ये टीवी वगैरह में भी लगी हुई होती थी। जब कभी फूट जाती थी आगे से स्क्रीन वगैरह तो कहते हैं पिक्चर ट्यूब डलेगी इसकी, भैया पिक्चर ट्यूब खराब हो गई। तो ये जो सीआरटी है ये एक तरह के मॉनिटर के अंदर यूज की जाती है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब एक मॉनिटर का फॉर्म है या मॉनिटर का रूप है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक बॉल क्या है। तो देखिए ट्रैक बॉल बेसिकली एक इनपुट डिवाइस भी होती है, पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन क्या है, अब देखिए टच स्क्रीन जब हम उसके अंदर टच करते हैं, ठीक है, तो टच कर रहे हैं यानी कि जैसे मुझे ये खोलना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो टच का मतलब है कि ये इनपुट ले रहा है। अच्छा अब इसके ऊपर दिखाई दे रही है स्क्रीन, यानी कि हमें दिख रहा है वहां पे क्या है, तो ये क्या हो गया, आउटपुट। तो ये दोनों का काम करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों का। तो बोथ ए यानी कि इनपुट एंड बी यानी कि आउटपुट, ये दोनों का काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इनपुट आउटपुट दोनों तरह का। टच इनपुट हो रहा है, स्क्रीन हमें दिख रहा है वो आउटपुट होता है। तो टच स्क्रीन एक
हमारा कम्बो कॉम्बो कह सकते हो, कॉम्बो डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों। देखिए प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन द टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सबसे कम यानी कि सबसे सस्ता प्रिंटर, और इसके जो चलने की है, इसमें इंक वगैरह की जो कॉस्ट है, उसे चलाने की जो कॉस्ट है वो भी क्या हो, सबसे सस्ती होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है? देखिए इंकजेट में इंक आती है, ये महंगा होता है। लेजर जेट में भी थोड़ा महंगा रहता है। सबसे कम जो आता है वो आता है हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर में खर्चा, और ये सबसे सस्ते भी मिलते हैं, और इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बाकी अन्य के मुकाबले में कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कंबाइन होता है बहुत मीजरिंग एंड काउंटिंग, मीजर भी कर रहा हो और काउंटिंग भी कर रहा हो। तो ये ऐसे कंप्यूटर को हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, उसके अंदर एनालॉग ये क्या करेगा, मापने का काम करेगा, मीजर करने का काम करेगा, और उसे काउंटिंग करनी है डिजिटली, वो डिजिटल करेगा। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट है, इन द वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर आर। आज के युग में अधिकांश वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले कंप्यूटर हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। कौन से कंप्यूटर हैं? डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर वह फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, है ना। उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो भौतिक रूप से अवेलेबल होते हैं। अब सॉफ्टवेयर दिखता तो नहीं है, कहीं आपने गूगल क्रोम को देखा कैसा, लेकिन बस उसका आइकन वगैरह दिखता है हमें और बस चला लेते हैं हम। तो सॉफ्टवेयर, अब मोबाइल तो दिखता है हमें, है ना, लैपटॉप तो दिखता है। ये प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है, फिजिकली दिखती हैं, इनका अस्तित्व है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। फिजिकल पार्ट जो होते हैं कंप्यूटर के वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 182, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पीसी नाउ। देखिए पीसी की फॉर्म में कौन से कंप्यूटर अवेलेबल है आज की डेट में? पीसी क्या होता है? पीसी होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। और पर्सनल कंप्यूटर आप आज की डेट में मिनी कंप्यूटर भी ले सकते हो, बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर ज्यादा आते हैं। अब ये दोनों ही हमारे आज की डेट में पीसी के रूप में अवेलेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, जैसे कोर i5, कोर i7, कोर i3, ये सब क्या है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर के ही उदाहरण है, कोर i5, कोर i। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम एक एग्जाम्पल है किसका? परम। अब परम क्या था? परम एक हमारे इंडिया का, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। किसका? इंडिया का। इंडिया ने जो सबसे पहला, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है हमारा? वो है परम। परम का कौन सा था? 8000। तो परम इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, जो परम 8000 था। ये एक सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है देखिए हमारा, विच टू डिजिट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। वो कौन से दो अंक हैं, टू डिजिट्स हैं, जिनको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, समझता है? तो वो है 0 और 1, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। यानी कि ये होते हैं हमारे बाइनरी डिजिट। क्या होते हैं? बाइनरी डिजिट। और इन्हीं को कंप्यूटर समझता है। इस 0 का मतलब होता है ऑफ, और इस 1 का मतलब होता है ऑन। तो यहाँ पे 0 और 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूएसबी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो यूएसबी होती हैं इस तरह की, आपने देखा होगा, ये पेन ड्राइव के अंदर आती हैं, यूएसबी केबल आती हैं। तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए यू की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल, है ना, सीरियल। अब ये किसका काम करते हैं? बस का काम करते हैं, सीरियल बस। बस क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह को डाटा ले जाने के लिए, है ना, कंप्यूटर के अंदर बसेस का यूज किया था। तो ये है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि कंप्यूटर के मॉनिटर को हम किस और नाम से जानते हैं? कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इन्हें, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 187, जनरली वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो लोकेटेड कहाँ होती है? यानी कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी
एक ऐसी मेमोरी होती है जो हार्ड ड्राइव में से ली जाती है। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर हमारे कंप्यूटर की रैम 8 GB है, ठीक है, क्या है, 8 GB रैम है, और हम कोई डेटा 12 GB की फाइल या कुछ ऐसा लोड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, ये हार्ड ड्राइव में से थोड़ी सी रैम को एक्सटेंड कर लेगा, जो रियल में नहीं होगी रैम, लेकिन वो वर्चुअल मेमोरी की तरह काम करेगी। और ये जो लोकेटेड होती है ये हार्ड ड्राइव में होती है, फिजिकली कहीं नहीं होती। नेक्स्ट है देखिए 1024 बिट, यहाँ पे बिट दिया है। तो देखिए जो बिट है, बिट, एक बिट के अंदर सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। ये क्या हो गई, बिट हो गई, वो भी कितनी बिट, एक बिट। अब यहाँ पे 1024 बिट को पूछा गया है, तो 1024 बिट ना तो केबी होंगी, क्योंकि एक केबी के अंदर जो होती है 1024 बाइट होती है, ठीक है। अब बाइट जो होता है ना, एक बाइट, अब एक बाइट के अंदर ये 8 बिट होनी चाहिए, कितनी, 8 बिट होनी चाहिए। तो अगर मैं 1024 को, ठीक है, 8 से डिवाइड करूं, तो ये इतनी क्या आएंगे, के भी आएंगे निकल के। ना तो एमबी होगा ना ही टीबी होगा, क्योंकि टीबी के अंदर होते हैं 1024 GB, और एमबी के अंदर होते हैं 1024 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट के अंदर एक केबी के अंदर होते हैं इतने बाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा। इसे 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 ही का ना 8, यहाँ पे बचा 2, ये 2 हमने उतार लिया, 8 दूनी 16, ठीक है, यहाँ पे बचा 6 64, 8 8 64, तो यहाँ पे ये 128 के भी आएगा निकल के। नेक्स्ट है हमारा फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर। अब ओसीआर क्या होता है, ये होता है हमारा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन ए। ये क्या काम करता है, ये हमारे करेक्टर को, जैसे ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसको रीड करके टेक्स्ट के फॉर्मेट में, है ना, इमेज को टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन ऑफ द पीडीएफ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल, है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब ये क्या होता है, पोर्टेबल का क्या मतलब होता है, ये पोर्टेबल का मतलब है आप इसे लैपटॉप में, मोबाइल फोन में, टैबलेट में, कहीं पे भी आसानी से पोर्ट कर सकते हैं, वहां पे इसे चला सकते हैं। अगर एमएस वर्ड की कोई फाइल होती, ठीक है, तो वर्ड के अंदर ही खुलेगी वो। अब आप लैपटॉप में अगर यूज कर रहे हैं तो वर्ड होना चाहिए, टैबलेट में यूज कर रहे हैं तो वहां पे वर्ड होना चाहिए, लेकिन पीडीएफ के लिए सिर्फ एडोब रीडर में आप इसे कहीं भी, है ना, आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेसिंग माउस बटन टू टाइम इज नोन एज। उस प्रोसेसिंग को या माउस बटन के, है ना, माउस बटन को 2 बार अगर हम दबाएं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, या उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए बेसिकली उसे हम डबल क्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल क्लिक। जैसे आप किसी भी फोल्डर को अगर ओपन करना चाहते हैं तो वहां पे 2 बार क्लिक करना पड़ता है, आपको माउस को, बटन को 2 बार वहां पे क्या करना पड़ता है, उसे दबाना पड़ता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, पहली बार जब दबाएंगे तो उससे क्या होगा, वो सिलेक्ट होगा, है ना। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में यहाँ पे 4 5 फोल्डर है, ठीक है, ये ए है फोल्डर, ये बी है फोल्डर, ये सी है फोल्डर। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आप ए खोलना चाह रहे हैं, बी खोलना चाह रहे हैं, या सी खोलना चाह रहे हैं। तो जब पहली बार आप बटन दबाते हैं तो उससे क्या होता है, वो फोल्डर सिलेक्ट होता है। जब आप दूसरी बार बटन दबाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डबल क्लिक करो, कि आप फोल्डर ए पे जाओ, इस पे डबल क्लिक करो तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है, डबल क्लिक। अच्छा ड्रैगिंग क्या होती है, ड्रैगिंग, ड्रैगिंग में हम इसे पकड़ के यहां से खींच के यहाँ को लेके आते हैं, ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी ड्रैगिंग। एक क्लिक जो करेंगे वो खाली क्लिक हो गया, और अगर माउस का राइट वाला क्लिक करते हैं तो वो राइट क्लिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 192, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द कीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फर्स्ट रो ऑफ द अल्फाबेट कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की पहली पंक्ति में, है ना, रो में, जो लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक क्या क्रॉ होता है। तो देखिए जो हमारा कीबोर्ड है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले क्यू, फिर होगा डब्ल्यू, फिर होगा आर, फिर होगा टी होता है। ये जो होता है क्यूवर्टी कीपैड कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूवर्टी कीपैड। और यही हमारे इंडिया में
या बहुत सारी कंट्रीज में, है ना, 70% जो है ये QWERTY कीपैड ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द जर्नल हाउ मच इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द CD। तो देखिए CD क्या होती है, ये होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का जो है जनरली तौर पे कितना इसके अंदर डेटा आ सकता है, इसकी डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होती है, तो ये नॉर्मली 700 MB डेटा को स्टोर कर सकती है। जो CD होती है ये ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी या ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच फॉर्म द डेटा इज स्टोर इन CD और DVD। देखिए CD और DVD के अंदर जो डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो जो होता है डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बिट्स यूज कंप्यूटर टू स्टोर वन कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ पे बिट्स की बात हो रही है, तो एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें 8 बिट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि 1 बाइट, 1 बाइट या 8 बिट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टोर द वन कैरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है। SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड, यहाँ पे ये है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका सी आंसर सही है। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके CPU को पावर देता है, उसको लाइट प्रोवाइड करता है। इन द कंप्यूटर IC चिप्स जनरली मेड ऑफ। अब IC क्या होती है, ये होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये काय से बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर, है ना, जितने भी मदरबोर्ड हैं, चिप्स हैं, ये सब बनी हुई होती हैं। अच्छा, IC का जो आविष्कार है वो किसने किया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाउडर यूज टू प्रिंट द करेक्टर इन द लेजर प्रिंटर। देखिए लेजर प्रिंटर के अंदर जो इंक यूज होती है, ठीक है, उस इंक पाउडर को हम क्या कहते हैं, या लेजर प्रिंटर के अंदर प्रिंट करने के लिए जो इंक पाउडर यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम टोनर कहते हैं, टोनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेंटियम जो वर्ड है ये कंप्यूटर के कौन से पार्ट से रिलेटेड है। तो देखिए पेंटियम जो होता है ये CPU से रिलेटेड होता है, यानी कि प्रोसेसर से, कि ये प्रोसेसर कौन सा है। पहले आते थे हमारे पास पेंटियम 1। ठीक है, पेंटियम 1 यानी कि उसे हम बोलते थे P1, P2, है ना, और P3 कंप्यूटर, फिर आए थे P4। तो ये पेंटियम सीरीज थी। इसके बाद में आई डुअल कोर सीरीज, फिर आए कोर टू ड्यू सीरीज, है ना, कोर टू ड्यू सीरीज, फिर आई है अब कोर i3, कोर i3 i5, है ना, i7, मार्केट में i9 तक आ गए हैं। तो ये पेंटियम जो वर्ड है ये माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। जब मैंने अपनी लाइफ में कंप्यूटर की शुरुआत की थी, है ना, सन 2008 में, मैं जब कंप्यूटर सीखने जाता था तो मैं जो लेकर आया था पेंटियम 3 मेरा फर्स्ट कंप्यूटर था, और आज मैं जो यूज कर रहा हूँ वो कोर i5 है मेरे पास। और इस तरीके से, है ना, उसकी स्पीड बहुत कम थी और ये जो बहुत लेटेस्ट है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा कंप्यूटर है या कौन सा प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूपीएस। तो देखिए यूपीएस जो होता है ये किस लिए यूज किया जाता है, जब आप कभी, है ना, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लाइट अचानक से भाग जाती है तो आपका डेटा खराब हो जाता है, तो उस चीज के लिए पावर बैकअप को यूज करने के लिए कि पावर जो है 10 से 15 मिनट हमें बैकअप मिल जाए और हम अपनी फाइलों को सही से सेव कर दें, ठीक है, तब यूपीएस आया। अब यूपीएस के फुल फॉर्म होता है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि अगर आपके पास सप्लाई खत्म हो गई है, लाइट भाग गई है, तो ये आपको 10 से 20 मिनट का बैकअप प्रोवाइड करता था। ठीक है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे कंपनीज जो है इन्वर्टर बना रही हैं, तो उनके अंदर वो सारे इन्वर्टर जो है यूपीएस उनके अंदर इनेबल्ड है। तो अब इसका ये जो है बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि अब इसे वो कोई भी लोग नहीं खरीदते, क्योंकि अब कट लगने पे जो हमारा इन्वर्टर है वही पावर सप्लाई हमारी अनट्रप्टेड पावर सप्लाई उसमें सिस्टम है, यूपीएस ऑन हो जाता है, कट नहीं लगता, डेटा सेव
रहता है। तो गाइज यहाँ पे ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने जो है 200 एमसीक्यूज को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये तो मेरा हक बनता है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका ये प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे और मैं मोटिवेट होकर आपके लिए इस तरह की ही वीडियो आगे बनाता रहूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज, और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।